हेलो। आ रही है आवाज? और लोग तो गायब ही रहे। पिछली बार ये आत्मा वाला हो गया था ना सेगमेंट। ये आत्मा वाला हो गया था ना। मन वाला था, मन से अपन चालू कर दिया। आत्मा वाले में थोड़ा सा कुछ चीजें नोट कर लो, है ना। अथवा वाले में एक दो चीज शायद हमने ना नोट करवाई हो तो तुम लोग देख लो। उसमें लिख लो कि स्थूल शरीर छह भाव विकारों से युक्त होता है। ठीक है। स्थूल शरीर छह भाव विकारों से युक्त होता है। अब वो छह छह भाव विकार कौन कौन से हैं लिख लो। उत्पन्न होना, दूसरा है कुछ काल तक टिकना, तीसरा हो गया बढ़ना या वृद्धि करना, है ना। चौथा तत्तद अवस्था में परिणित होना। पांचवा क्षीण होना या क्षय होना। तो छठा हो जाएगा नष्ट होना। नष्ट होना, इस तरह से ये छह भाव विकारों से स्थूल शरीर होता है। उत्पन्न होगा, कुछ काल तक टिकना, उसका फिर बढ़ना, फिर किसी पर्टिकुलर अवस्था में चेंज हो जाना, क्षीण होना, और फिर नष्ट हो जाना। ठीक है ना। ये वाला कर लिए अपन, अब आगे चलते हैं। मन का निरूपण है। मन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बिल्कुल। अपन योग में भी मन से कुछ बहुत सारी चीजें पढ़ लिए थे। तो निरुक्ति ऐसे आती है कि मन्यते बुद्धते ज्ञायते अनिर्णित मना, जिसके द्वारा कुछ अवबुद्धते मतलब जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? मन कहते हैं। सिंपल सा एक डेफिनेशन है। सांख्य, अब ये मेन चीजें हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार उन्होंने मन को एक पदार्थ बताया हुआ, पदार्थ के अंतर्गत इसकी कैलकुलेशन की। व्याकरण के अनुसार मन जो होता है वह नपुंसक नहीं। सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सीधे सीधे उठा के रख दिया है ना। मन एक नपुंसक लिंग उन्होंने बताया हुआ है व्याकरण के दृष्टिकोण से। मन के पर्याय सब ज्यादातर चीज आपको पता है। इसको चित्त बोलते हैं, चेत बोलते हैं। अब हृदय में मन रहता है, लेकिन हृदय पर्याय भी है। स्वांत थोड़ा एक अलग से पर्याय है ना। हृदय तो ठीक ही है। मानस, मन और सत्व, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट है ना। चित्त चेत, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि चेतना आत्मा होती है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा गौर फरमाना। फिर इसके बाद है मन के भेद है, त्रिविध भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। अच्छा, तर्क संग्रह में मन की एक अलग डेफिनेशन दी है। तर्क संग्रह के अनुसार थोड़ा सा ये भी नोट कर लो। तर्क संग्रह ने क्या बताया है? सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मना। ठीक है।
तो यानी कि मन वो है जिसके द्वारा सुख आदि साधनों की उत्पत्ति जिस इंद्र के द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं, मन कहते हैं। ऐसा करके एक छोटा सा तर्क संग्रह का कोटेशन आता है। अब मन के भेद, अब यहाँ देखिएगा इसके लक्षण और गुण बहुत सारे दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें देखिए सत्व रज और तम तीन जो भेद हैं। सत्व तो बड़ा अच्छा अच्छा जो भी होगा, सत्व में ही लक्षण और गुण अलग अलग से हैं, रज और तम, है ना। तो सत्व में देखिए क्या है, इसको बोला गया भैया ये निर्दोष है, शुद्ध है, कल्याण कारक होता है सत्व हमेशा, जिसमें सत्व गुण का प्रकर्ष होगा हमेशा जन कल्याण की बातें करेगा, सुखात्मक होता है, प्रकाशात्मक होता है, निर्मल ज्ञानप्रद, इंद्रियों में प्रसन्नता, बुद्धि में प्रकाश, अहंकार शून्यता, धैर्य धारण जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस हो, ठीक है, जिसमें अहंकार लेश मात्र भी ना हो, ठीक है, अहंकार शून्यता। तो ये अच्छे अच्छे हैं। तो ज्यादातर सत्वों में से कम चीजें आती हैं, कल्याण कारक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर गुण में क्या है, आनंद, प्रीति, श्रद्धा, संतोष, उदारता, क्षमा, अहिंसा, सदाचार, दानशीलता, परोपकारता, हर अच्छे गुण जो है जितने भी हैं वो सब सत्व वाले में आपको मिलेंगे, है ना। रज और तम यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, रज और तम इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा संतोष वाला जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि संतोष कहीं कहीं कब से भी लोग, है ना, या चूंकि असंतोष होता है किसके, तम की वजह से, असंतोष होता है सत्व की वजह से, है ना। देखिए इसमें क्या है, रज वाला जो होगा बहुत चंचल प्रवृत्ति का होता है ना, ये जो है कभी टिक के नहीं रह सकता है, उत्तेजक होता है ना, प्रवर्तक होता है, यानी किसी भी कार्य को इनिशिएट करने के लिए आवश्यक है उसमें रज प्रकर्ष होगा ना। लोभी होता है, अभी लोभ काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लोभ से अपन को ऐसा लगता है कि तम वाला होगा, समझ रहे हो ना। लोभ इंपॉर्टेंट है ना। उत्तेजक प्रवर्तक ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा लगेगा सत्व वाला है। अहंकार है। हर्ष एक अच्छा भाव होता है ना, लेकिन हर्ष जो है ये रज की वजह से होता है, और हर्ष जो है सत्व में मत लगा देना। शोक इंपॉर्टेंट है। शोक वाला ऐसा लगता है कि एकदम निगेटिव डिप्रेशन में चला गया है, तम में है, लेकिन ये रज वाला है। और असंतोष, देखो असंतोष दो जगह आ गया, असंतोष जो है रज का लक्षण है और तम का गुण है असंतोष, है ना। अब इसके गुण में देखिए क्या है, चिंता, संताप, कुटिलता, कुछ लोग बहुत कुटिल होते हैं ना, और कठोरता, बहुत रूथलेस बिहेवियर जो होता है, ठीक है ना। और क्रोध करना, ये तो सब समझ में आता ही है। मद होना, मद मतलब किसी भी चीज के नशे में होना, किसी को मदमान होता है ना, कि पैसे का घमंड है, किसी को रेपुटेशन का है, किसी को किसी चीज का मान, मतलब ये घमंड की बात आ जाती है ना। द्वेष करना, है ना। और ऐश्वर्य एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐश्वर्य जो है यह रज का गुण है, ठीक है, सत्व मत लगा देना। जैसे हर्ष जो था और इधर ऐश्वर्य, थोड़ा इन चीजों पर गौर करना, कभी करे से आ जाए तो। फिर तम वाली चीजें हैं, विषादात्मक होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा विषाद में ले जाने वाला, दुख में, डिप्रेशन में, आलस्य जनक होता है, निद्रा तंद्रा भयजनक, और अज्ञान जनक होता है ना। तो तम अज्ञानता का सूचक होता है, और सत्य जो होता है ये प्रकाश का, ज्ञान का, बुद्धि का, है ना, और विवेक हरण कराता है तम। अब तम के जो गुण है देखिए, इसमें मोह है, अज्ञानता है, ठीक है, असंतोष है, अरुचि है, विवाद करना। अब विवाद आ जाएगा, तुम सोचो कि नहीं भैया रज वाला रहेगा ना, विवाद करना जो है ये तम का गुण है। प्रमाद करना, आलस्य करना, है ना। और धर्म से द्वेष करने वाले जो नास्तिक टाइप के जो लोग हैं, सब तामसिक, है ना। तो ऐसा कुछ है, इनको बहुत ज्यादा टेंशन का नहीं है, थोड़ा थोड़ा मेन मेन चीजें
पकड़ोगे तो हो जाएगा ये। फिर सांख्य दर्शन ने तीन गुण बताए हैं, सत्वर और तम। सत्वर और तम को अष्टांग हृदय भागवत ने मतलब क्या बोला है? महागुण। महागुण कहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको महागुण कहा है, ठीक है ना, वाघभट। चलो, फिर है मन के लक्षण, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी लिए हो। लक्षणम मनसो ज्ञान से भाव अभाव एवं च। ज्ञान का होना और ना होना इसका लक्षण है ना। अगर मन लग गया किसी भी चीज में, जैसे तुम लोग की एग्जाम हो रही है, मन लगा के पढ़ोगे तो ज्ञान होगा, और आधा अधूरा मन से पढ़ोगे तो ज्ञान नहीं होगा, है ना। तो ये क्या है, ये इसका लक्षण है। एक न्याय दर्शन का आता है, युगपत ज्ञान ज्ञानान उत्पत्ति मनसो लिंगम, ऐसे आता है, इसको भी नोट करो। लिखो, युगपत ज्ञानो ज्ञान उत्पत्ति मनसो लिंगम। स्क्रीन में क्लियर कर दो, फिर लिखता हूँ। ये है न्याय दर्शन का पॉइंट, है ना। एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति कराना, ये मन का लक्षण होता है। तो ये एक्चुअल में अपन ने लक्षण एक चरक शरीर का देखे थे, ज्ञान से भाव भाव एवं च, और एक हो गया किसका, न्याय दर्शन का। मन के गुण हैं, दो ही बताए हैं चरक ने, है ना। अणुत्व मत चैकत्व, दो गुणों मन सहस्र। अणुत्व और एकत्व का होना। अब प्रशस्तवाद ने 8 बताए हैं, तो संख्या याद कर लो। तो अणुत्व का क्या मतलब होता है कि बहुत मिनिस्केल होता है, जिसको आप स्केल मतलब किसी भी तरीके से आप उसको किसी भी मेजरमेंट में आप उसको नाप नहीं सकते, मिली माइक्रो नैनो, है ना। तो और एकत्व का मतलब मन एक ही होता है, ऐसा फील होता है कि मन बहुत सारे हैं। तो बोले वो बूढ़ो वाली कहानी, उधो मन हुए न 10-20, एक रहो तो गयो श्याम सन को आराधेस। तो दर्शन में भी चीजें हैं, एकत्व और अणुत्व और एकत्व का होना। जैसे एक आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा पदार्थ में कि ये कई सारे पत्तों को लेकर के जब सुई से अपन छेद करते हैं, एक साथ में ही हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अलग अलग हो रहा है। चलो, फिर है मन के विषय है, छोटी छोटी चीजें याद रखना, तुमसे पूछ लेगा कि ज्ञान से भाव भाव ये क्या है, ये लक्षण है। अणुत्व एकत्व क्या है, ये गुण है। फिर मन के विषय देखिए क्या है, चिंत विचार्यम ऊह्यम च ध्येयम संकल्पम एव च। चिंत विचार ऊह्य ध्येय संकल्प, ये 5 चीजें जो होती हैं मन के विषय, ठीक है। तो चिंत का मतलब किसी विषय पर चिंता आप कर रहे हो। विचार का क्या मतलब होता है कि तर्क द्वारा विचार करना कि इससे किसी चीज से लाभ होगा कि हानि होगी। विचार का मतलब तर्क द्वारा किसी चीज के बारे में विचार करना लॉजिकली, कि अगर हम ये काम करेंगे इससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा, नफा नुकसान का हम निर्णय करते हैं, जिसके द्वारा वो इनके बारे में हम लिखा हुआ संभावना के द्वारा जैसे यह कार्य इस प्रकार होगा, है ना। जैसे अपन कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, किसी भी चीज को सोचते हैं कि भैया डॉट्स कनेक्ट करते हैं, है ना। तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, संभावना के द्वारा जैसे ये कार्य इस प्रकार से होगा, ठीक है। ध्येय का मतलब, ध्येय के बारे में बोला है, भावना ज्ञान का विषय बताया हुआ ध्येय को। और संकल्प का मतलब होता है जिसके द्वारा गुण और दोष का निश्चय किया जा सके। संकल्प मतलब जिसके द्वारा गुण और दोष का निश्चय किया जा सके। तो ऐसे है, बस आपको याद रखना, चित्त विचार ऊह्य ध्येय संकल्प, ये 5 विषय होते हैं मन। अणुत्व एकत्व गुण होता है, ज्ञान से भाव भाव ये ऊंचाई लक्षण होता है, ठीक है ना।
फिर है मन के कर्म है, इंद्रिया विग्रह कर्म मनसः शस्त्र निग्रह उहो विचारस्य ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। ठीक है। तो मन के जो कर्म है कि इंद्रिया विग्रह कर्म, चूंकि देखो मन इंद्रियों से जुड़ा होता है तो मन इंद्रियों को भी नियंत्रित करता है, और मनसा स्वस्थ निग्रह, और मन जो है स्वयं को भी नियंत्रित करता है। ऑटोमेशन है पूरा, है ना। और उहो विचारस्य ततः, अब ये ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला उहो विचार, चूंकि अपन ऊहे और विचार यहाँ पर भी आता है, दिख रहे हो ना। ऊहे विचार, ये ऊहे विचार मन के विषय में भी है और कर्म में भी है। देखो मान लो कोई श्लोक पूछ लिया जाए, उहो विचारस्य पूछ ले, बताइए क्या है ये, तो मन के कर्म है। वैसे हिंदी में अगर ऊहे और विचार पूछा जाएगा तो दोनों में ये चीज आती है। तो ये काफी फेवरेट है लोगों का, पूछने वालों का, है ना। इसके बाद बुद्धि उत्पन्न होती है। ततः परम बुद्धि प्रवर्तते। फिर अधिष्ठान देखिए, इजी इजी ये सब पढ़ भी लिया होगा पहले से। तो मन कहाँ रहता है भैया, हृदय में। और मन के अलावा देखो बुद्धि और चेतना भी इसमें रहती है। ठीक है। तो बीएमसी है ना, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, बीएमसी ने बुद्धि मन और सी से चेतना, ये तीनों एक ही सीट है, मतलब एक ही जगह पे रहती है। ठीक है। तो हार्ट इज द सीट ऑफ बुद्धि मन एंड चेतना। तो ये तीनों चीजें रहेगी। अंतःकरण चतुष्टय बहुत बार पूछा गया है ना। तो इसमें क्या है, उसमें मन बुद्धि चेतना और अहंकार, वहां पर चित्त, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यहाँ चेतना शब्द आया हुआ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप याद कर दें, एमबीएसी करके, है ना। ये इसको भी याद रखिए कि अंतःकरण चतुष्टय में क्या क्या चीजें हैं। फिर है मनोदोष, जानते हैं आप, सत्व और रज, तो सत्व तो होता नहीं, रज और तम, ये मन के दोष बताए गए हैं। लेकिन मन के गुण में तीनों आते हैं, और महागुण के अंतर्गत भी तीनों आएंगे, भेद में भी सत्व रज तम तीनों आते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोष में सिर्फ रज और तम आएंगे। फिर सांख्य कारिका के मत से अंतःकरण में तीन चीजें जो है, मन बुद्धि और अहंकार। ठीक है, एमबीए, मन बुद्धि अहंकार, है ना। सांख्य कारिका के अंतःकरण में एमबीए हो गया, और इसमें सी जोड़ देंगे, जैसे अपन ने चतुष्टय पढ़ा था तो इसमें चित्त जोड़ दोगे तो ये अंतःकरण चतुष्टय हो जाता है। और इसके बाद क्या है, महर्षि चरक ने मन अचेतन और क्रियावान बताया है, जबकि आत्मा, ये छोटी छोटी चीज बड़े काम की है, पता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मन अचेतन और क्रियावान, लेकिन आत्मा जो होती है वह चेतयिता है लेकिन निष्क्रिय होती है ना। आत्मा स्वयं से कार्य नहीं करती है, लेकिन चेतना कॉन्शियसनेस है इसमें। आत्मा में कॉन्शियसनेस नहीं है लेकिन काम करेगा, ये क्रियावान है, एक्टिव होता है। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा इनको याद रख, ध्यान में रखिएगा। मन की अवस्था क्या होती है, जीव अहंकार और देह करके, जैड अवस्था जिसको बोलते हैं, जीव अहंकार और देह, देह की अवस्था। फिर इसके बाद ये सब तुम लोग पहले पढ़ाए हो, पंचमहाभूत के भाव और गुण। भाव आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, 5 11 5 15 18, 5 11 5 15 18। और गुण जो हैं 6 9 11 14 14, ये इनको अच्छे से याद कर लेना। फिर द्रव्यानुसार, द्रव्यों में आश्रित गुण, ये श्लोक आता है प्रशस्त पाद भाष्य का। वायुर नव एकादश तेजसो गुणा, जलक्षिति प्राणवृताम चतुर्दशम, परिज है दिक्कालियो पंच षडै विचाम्बरे। फिर है महेश्वरे अष्टौ मनसस तथैव च, थोड़ा सा कुछ चीजें इसमें अलग आएंगी। जैसे इसमें तो अपन ने 5 चीजें तो पढ़ ली थी महाभूत की, वायु के 9, अग्नि के 11, जल पृथ्वी और जीवात्मा के, देखो जीवात्मा के भी 14 गुण होते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा अलग से है। फिर है दिशा के 5, काल के 5, आकाश के 6, और परमात्मा के 8, ये थोड़ा नया चीज है, महेश्वर जिसको बोला। और मन के भी 8 ही गुण बताए गए, अपन ने पढ़ा था ना, मन के 8 गुण प्रशस्त पाद भाष्य में।
इसी श्लोक का है ये, जो यहाँ पे आता है ना, ये देखो यहाँ पे 8 बताया हुआ है, यहीं से निर्गत हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें जीवात्मा के 14, परमात्मा के 8 और मन के 8 गुण, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा प्रशस्त पाद भाष्य के अनुसार, ठीक है ना। तो जीपम हो गया, जीपम, जीव के 14, इसके 8, परमात्मा के और मन के भी 8। चलो इसके बाद गुण आ गया, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, ठीक है ना, अक्सर बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। और गुण की परिभाषा निरुक्ति आप लोगों को पता ही है, लक्षण यहाँ पर बताया, समवायित्व तो निश्चेष्ट कारण गुण, ये बहुत सिंपल सा रेफरेंस सूत्र एक का आता है, ठीक है। जो निश्चेष्ट है ना, और समवायी है ना, जो द्रव्य का समवायी हो, जो द्रव्याश्रयी हो, और अगुणवान यानी कि गुण रहित हो, निश्चेष्ट जिसको का, तो वो क्या कहलाता है, द्रव्य, सॉरी, गुण कहलाता है। और एक रस वैशेषिक का बड़ा फेमस रेफरेंस पूछा जाता है, विश्लेष लक्षणम। इसका है ये रेफरेंस, अरे यार, हेलो। हेलो। हेलो, आ रही है बात क्या? हेलो। रस यस सर। वैशेषिक, चलो। तो क्या था, अरे वो आचार्य सर का फोन आ गया था, 15 अगस्त को झंडा उंडा वाला सब नौटंकी है ना, जाना पड़ेगा।
चलो, तो आयुर्वेद संख्या इसके देखिए, आयुर्वेद में 41 गुण बताए गए हैं। सार्था गुरुवादी बुद्धि प्रयत्नांता पराजय चरक सूत्र फर्स्ट हम बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो सार्था का मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब इंद्रिय, है ना। तो इंद्रिय या वैशेषिक गुण, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इंद्रिय गुण, वैशेषिक गुण, सार्था, इनकी संख्या आप जानते हो क्या होती है? 5 इंद्रियों जो विषय सुख दुख, सॉरी, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। फिर गुरुवादी, है ना, ये 20 गुण जो होते हैं, इनको शारीरिक ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, द्रव्य गुण और शारीरिक, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, कभी पूछ लेते हैं शारीरिक गुण बताइए कौन से होते हैं, या संख्या बताइए, द्रव्य गुण किसको कहते हैं, है ना। तो इनकी संख्या क्या है? 20 है। अध्यात्म आत्म गुण, इसकी संख्या कितनी होती है? 6 है। सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि और प्रयत्न। और परादी या चिकित्सा गुण, है ना, क्योंकि चिकित्सा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको चिकित्सा गुण बोलते हैं। इनकी संख्या, चिकित्सा उपयोगी गुण भी बोलते हैं ना, इनकी संख्या क्या है? 10 होती है। सर चिकित्सक गुण तो ठीक है गुरुवादी ना, को ही बोलते हैं सर। तुमको हम कई बार बता दिए भाई, अरे चिकित्सा लेकिन इसमें उपयोगी गुण आंसर तो जो वही होते लग, हैं। आंसर लगेगा नहीं, हम तुमको तो इनको तो रेफरेंस में दिखा दिए थे क्या क्या मिला था। चिकित्सा सिद्धि के उपाय बोलते हैं ना सर इनको तो। हाँ, चिकित्सा सिद्धि के उपाय ही बोलते हैं उसको। तो डायरेक्ट नहीं चिकित्सा अगर गुण मिल रहा है गुरुवादी गुण को ही रेफरेंस बोला तो गया सर। देखो, मैं यही उस दिन तुमको क्या कह रहा था कि भाई ये डायरेक्ट रेफरेंस कहीं हो तो हमको दे दो, ऐसा हवा हवा में बात ना करो। नहीं तो सर कहीं नहीं मिल रहा ना इसका हाँ, तो नहीं मिल रहा तो अपन मान थोड़े ना लेंगे। तो चलो, अगर मिल रहा तो किसी के पास अगर हो तो भेज देना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमने भी यत्न किया था, तुमने तो पिछले साल से तुम इसी बोल रहे हो। हाँ? चलो ठीक है, देखना अगर कहीं मिल जाए तो फिर अपन देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है वैशेषिक ने 17 बताए हैं, तो टोटल इसके समझ में आ गया ना 41 कैसे हो रहे हैं। इंद्रिय के 5, गुरुवादी 20, अध्यात्म के 10 और परादि के, सॉरी, अध्यात्म के 6 और परादि के 10, कुल मिला के 41। वैशेषिक और न्याय दर्शन ने देखे, तो वैशेषिक ने कुल 17 गुण माने थे, अपन पीछे भी शायद पढ़ाए हैं। तो इसमें वैशेषिक में देखिए क्या है कि वैशेषिक गुण जो है 4, उन्होंने वैशेषिक ने वैशेषिक गुण ही 4 बता दिए, गायब कर दिया इन्होंने। तो गायब इसमें क्या है? शब्द गायब, याद रखना, शब्द नहीं बताया, है ना। फिर है अध्यात्म, तो ठीक है, पूरे के पूरे हैं शब्द, सुख दुख इच्छा देश बुद्धि और प्रयत्न। पराधी गुण की संख्या जो होती है 7 होती है, ठीक है। कौन कौन से नहीं है थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, जो अनुपस्थित हैं, जो अपन पराधी 10 पढ़ते हैं। संस्कार, युक्ति और अभ्यास, बाकी समझ लेना सब है। ठीक, संस्कार, युक्ति और अभ्यास। फिर न्याय दर्शन ने 24 बताए हैं। वैशेषिक के तो ठीक है 5 इन्होंने पूरे बता दिए, अध्यात्म 6 हैं, पराधी 8 बताए हैं। तो पराधी में क्या चीज नहीं है? युक्ति और अभ्यास नहीं है, बाकी सब है ना, युक्ति और अभ्यास नहीं है, बाकी सब है इसमें। और गुरुवादी में मात्र बताया है 3+2 यानी 5 करके। तो इसमें गुरुत्व है, द्रवत्व है, स्नेह है, धर्म हो और अधर्म है ना, जीडीएस धर्म है ना। तो इस तरह से ये हो गया, कुल मिला के 24 करके। योगीनाथ सेन का बहुत बार पूछा गया है कि भाई कितने गुण बताए हैं, तो 41 में सिर्फ एक मन जोड़ दिया है अध्यात्म गुण में, तो 42 हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट में, देखिए गंगाधर राय, कविवर गंगाधर राय ने गुरुवादी गुण को शारीरिक गुण कहा हुआ है। तो ये है, ये सब क्वेश्चन आए हैं बार बार,
चक्रपाणी ने गुणों को 3 वर्गों में बांटा हुआ है। अब ये देखो चक्रपाणी का मौलिक क्या है, क्या आध्यात्मिक, वैशेषिक और सामान्य। इस तरह से उन्होंने गुणों को डिवाइड किया। सामान्य में गुरुवादी और परादी, जिन्होंने कुछ नया नहीं किया, आध्यात्मिक वैशेषिक तो थे ही, गुरुवादी और परादी ने इन 30 गुणों को सामान्य गुण बता दिए। तो कोई पूछा जाए सामान्य गुणों की संख्या कितनी है, तो 20 10 30 है ना, ये 30 टोटल इसकी संख्या हो जाएगी। वही है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि प्रयत्न, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हो जाएगा। गुरुवादी वाला देख लीजिए, 20 गुण है। गुरुवादी में जरूर है कि थोड़ा उनके जो अपोजिट गुण होते हैं, गुरु का लघु समझ में आ जाएगा, शीत का उष्ण समझ में आ जाएगा, स्निग्ध का रुक्ष समझ में आ जाएगा, मंद का तीक्ष्ण, यहां से ध्यान में रखना, मंद का तीक्ष्ण होता है मति, है ना, याद रखना, मंद का तीक्ष्ण। स्थिर का सर होता है, सर का जो मूवमेंट करता है, स्थिर मतलब जो एकदम फिक्स है। मृदु का कठिन होता है, ये खूब कंफ्यूज करते हैं लोग, है ना, कोई लोग मंद का कठिन लगा के चले आएंगे, है ना, तो मृदु का कठिन होता है, सॉफ्ट और हार्ड। विशद का पिच्छल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, वीपी। लक्षण का खर होता है, एकदम स्मूथ, ध्यान रहे, खर खुरदरा टाइप का हो। स्थूल का सूक्ष्म, ये इंपॉर्टेंट है। सांद्र का द्रव है। ठीक है, ये कुछ है लास्ट के 4 5 जो है, इनका जो युग्म है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर है परादि गुण, 10 होते हैं। परापरत्व है ना, परत्व अपरत्व युक्ति संख्या संयोग विभाग प्रतिकत्व परिणाम संस्कार और अभ्यास करके। ठीक है, तो ये संस्कार भी इसी के अंतर्गत आता है ना। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। तो देखिए नागार्जुन ने एक और 10 गुण बताए हैं, तो मतलब 5 गुणों, मतलब 5 युग्म या द्वंद्व बताया है गुणों का। इन 10 गुणों को उन्होंने बताया भैया कर्मण्य इनको कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कर्मण्य मतलब विशिष्ट कर्म सामर्थ्य जिसमें होती है, या जिसमें विशिष्ट सामर्थ्य उत्पन्न करने का वो होता है, उसे कर्मण्य गुण कहते हैं। तो कर्मण्य गुण के 20 में से कौन से 10 गुण है जो कर्मण्य है? तो शीत है, शीत का अपोजिट उष्ण, स्निग्ध का अपोजिट रुक्ष, विशद का अपोजिट पिच्छल, गुरु का अपोजिट लघु, मृदु का अपोजिट क्या है? तीक्ष्ण। उधर अपन ने कठिन पढ़ा था, याद रखना, इधर इन्होंने तीक्ष्ण बोल दिया है। ठीक है ना, अपन पीछे पढ़ के आए थे ना, मृदु का कठिन और मंद का तीक्ष्ण था वहां पर। ठीक है ना, वहां पर ने क्या पढ़ा था? मंद का तीक्ष्ण। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से 20 गुण होते हैं? वीरू सी गुम, है ना, ये मतलब गुम, ये 5 मतलब याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका अपोजिट क्या है। तो विशद, पिच्छल, रुक्ष, स्निग्ध, शीत, उष्ण, गुरु, लघु, माँ से मतलब मृदु का तीक्ष्ण, इसको थोड़ा ध्यान रखना, है ना। वीरू सी गुम। फिर शिशुत्व में देखिए क्या है? व्यवाही विकासी सुगंध दुर्गंध आसुकारी आदि अधिक गुणों का उल्लेख किया है। तो कोई पूछ ले कि भैया ये गुण बताए हैं सुश्रुत ने ना, कौन कौन से? व्यवाही विकासी सुगंध दुर्गंध इंपॉर्टेंट है। फिर स्पर्श 3 प्रकार का बताया हुआ, देखो टच भी बता दिया है ना बोलते हैं ना कि अच्छा वाला टच, बुरा वाला टच। शीत उष्ण अनुष्ण शीत, एक पूरा ठंडा, एक गर्म, और एक न ठंडा ना गर्म। त्रिविध स्पर्श है। रूप 7 प्रकार के होते हैं, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश और चित्त। 7 रंग अपन पढ़ते थे, उसे 7 रंग मतलब 7 रूप हो गए। ठीक है, तो इसको बना लेना टिक, जो भी बनाना हो। क्यों माँ जी, कुछ बनाएंगे? इसमें शुक्ल नील पीत हरित कपिश और चित्त। चित्त मतलब चित्त कवरा, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। गंध 2 प्रकार के हैं, सुगंध और दुर्गंध।
इच्छा दो प्रकार की है, फलेच्छा और कामेच्छा, है ना। प्रयत्न तीन प्रकार के बताए, प्रकृति, जीवन, योनि और निवृत्ति, है ना। प्राणी जीवन, प्राणी का जीवन। अरे यार, हेलो। चलो, अरे यार तो जान खा लेंगे। तो अपन कहाँ बात कर रहे थे? प्रयत्न तीन प्रकार के, प्रवृत्ति, जीवन, योनि और निवृत्ति। परिणाम अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है। अणु, महत, ह्रस्व और दीर्घ। अणु मतलब बहुत छोटा, महत मतलब बहुत बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। देखो, महत मतलब बहुत डायमेंशन में, अगर दीर्घ और महत में अगर देखा जाए तो महत ज्यादा प्रमाण का, है ना। तो ऐसा करके अणु और ह्रस्व देखता अपने को ऐसा कि दोनों का मतलब एक ही है। अणु मतलब बहुत छोटा, है ना। फिर संस्कार जो है तीन होते हैं, वेग, स्थित, स्थापक और भावना करके, है ना। भावे, स्थिति। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के, भवे, स्थिति, भावे, स्थिति। तो ये तुम्हारे तीन प्रकार के संस्कार, चार प्रकार के जो है परिणाम, है ना। तीन प्रकार का प्रयत्न भी है, तीन प्रकार का संस्कार भी है, तीन प्रकार का स्पर्श भी। ठीक है। और दो प्रकार की इच्छा, दो प्रकार की गंध, सात प्रकार का रूप। ऐसा करके इसको देख ले। हमें क्वेश्चन यहाँ से इतने नहीं आए हैं कि तुमसे रोज जो पूछेंगे, बट आ जाएगा तो क्या करोगे, छोटी छोटी चीजें हैं, देख सकते हो। फिर है परादी गुण, परापरत्व वाला। पर का मतलब होता है प्रधान, अपरत्व का मतलब अप्रधान, युक्ति का मतलब औषधि की सम्यक योजना। युक्तिस्तु योजना, क्या श्लोक आता है? युक्तिस्तु योजना। और इस पे चक्रपाणी ने इस पे टीका करी है कि योजना दो साध्य अपेक्षा भेषजस्य समीचीन कल्पना, ये अच्छा आता है ना। योजना का क्या मतलब है? दो साध्य
इच्छया भेषजस्य समीचीन कल्पना, ये चक्रपाणी का। तो दोष आदि के अनुसार भेषज की समीचीन कल्पना करना, यानी कि व्यवस्थित रूप से कल्पना करना, क्या कहलाता है? योजना कहलाती है। और योजना ही युक्ति है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो संख्या जो होती है गणना व्यवहार हेतु, कैलकुलेशन के लिए जो चीज हम अप्लाई करते हैं, वो सब आ जाएगा इसमें। फिर संयोग दो या दो से अधिक द्रव्यों का परस्पर मिलन पुनः विभाग द्वारा नष्ट हो जाने से यह अनित्य होता है। ये चीज जरूर याद रखना, संयोग हमेशा नित्य नहीं होगा, अनित्य होगा। तो दो या दो से अधिक द्रव्यों का मिलना और विभाग द्वारा नष्ट हो जाना, वो सेपरेट भी हो सकते हैं। और संयोग हमेशा अनित्य होगा, नित्य नहीं होगा। ठीक है ना? तो मिलना बिछड़ना ये अनित्य है। ठीक है? जैसे द्वंद्व कर्मज, इसके भेद हैं तीन। देखिए, तो द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज, एक कर्मज, एक दो सब, है ना? तो द्वंद्व कर्मज में दो द्रव्यों का सक्रिय मिलन, जैसे द्वंद्वज विकार होते हैं ना, जैसे वात पित्तज कोई विकार हो गया, है ना? सर्वकर्मज दो से अधिक द्रव्यों का परस्पर मिलन, जो है सन्निपातज कोई व्याधि हो जाए, है ना? एक कर्मज संयोग क्रिया एक ओर ही होती है, दूसरा पक्ष निष्क्रिय होता है, जैसे एक दोषज विकार, है ना? तो एक दो, जैसे अपन एग्जाम्पल भी देखोगे, एक दोषज, दो दोषज और सन्निपातज विकार। तो एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज और सर्वकर्मज, इस क्रम से भी आप देख सकते हैं। विभाग जो है संयोग का नाश हो जाना, ये विभाग कहलाता है, यह भी अनित्य होता है। मतलब संयोग और वियोग जो है, या विभाग जो होता है, ये अनित्य। अब पृथकत्व तो देखिए क्या है। विभाग का मतलब होता है संयोग का नाश होना, यानी दो चीजें जिस भी माध्यम से जुड़ी हुई हैं उसका नाश हो जाए, वो कहलाता है विभाग। लेकिन पृथकत्व तो देखिए इसमें क्या होता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न करने वाला गुण। मतलब कुछ ऐसा गुण जो कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करता है, कुछ ऐसे उसके स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं। इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, असंयोगज, वैलक्षण्य और अनेकता। याद रखिएगा, असंयोगज का मतलब होता है जिसमें हम सोच ही नहीं सकते किसी भी चीज का कोई मतलब संयोग पॉसिबल हो, यानी कभी भी संयोग जिसमें संभव ही ना हो। जैसे मेरू और हिमालय, मेरू पर्वत बहुत अलग है और हिमालय बिल्कुल अलग है, तो पर्वत ही बिल्कुल एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते, है ना? हालांकि ये चीज अब आज चूंकि साइंस बहुत तरक्की कर गया है, तो अपन ये देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट करती है ना? अपना जो इंडिया भी था तो पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सटा हुआ था, फिर इधर आ गया। तो जियोलॉजिकल मूवमेंट भी होती है ना? लेकिन वो बड़े वो हाई फाई वाली बात है। बाकी इन जनरल अगर देखा जाए तो मेरू और हिमालय कभी मिल ही नहीं सकी, है ना? तो ऐसी चीज है। वैलक्षण्य का मतलब है परस्पर मिले विशिष्ट लक्षण युक्त विजातीय द्रव्य, जो जातियां होती हैं, या विजाति का बोलिए तो जाति आई जाती है। तो जैसे गाय और भैंस बिल्कुल अलग है, भैंस का लक्षण अलग है, गाय का लक्षण अलग है। देख के आप पहचान जाओगे, है कि नहीं? हालांकि इनके लक्षण तो मिले जुले मिलते हैं, इनकी भी सींग होगी, उसकी भी पूंछ होगी, सारी चीजें हैं, आंखें भी होगी, गाय की भी होगी, भैंस की भी होगी, लेकिन इनके क्वालिटीज अलग अलग होते हैं। अनेकता में देखिए, एक जाति में ही परस्पर पृथकत्व, जो परस्पर पृथकत्व है, जो डिफरेंस होता है वो है। जैसे अपन हरितकी के 7 जातियां भाव प्रकाश के अनुसार अपन पढ़ते हैं, है ना? विजयारोहणी चाहिए, पूतना च अमृता भया जीवंती चेतकी चेती पथ्या सत्य जाते। तो ये 7 भेद कभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हरितकी के 7 भेद हैं, किस प्रकार का पृथकत्व का एग्जाम्पल? तो ये अनेकता वाला, ठीक है?
तो ये अच्छा है। फिर परिमाण होता है माप तौल का जो कारणभूत गुण होता है, मेजरमेंट अपन जो करते हैं, तो वो है। संस्कार है जिस गुण के द्वारा द्रव्यों के स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन लाया जाए। संस्कारों ही गुणांतरा धानम उच्यते, आप लोगों को पता ही है। जैसे तंडुल के संस्कार से ओदन, लाजा, चरवण आदि में परिवर्तित होना, तो उसको प्रोसेस करके अलग अलग डिश, अलग अलग फॉर्म में अपन उसको चेंज कर सकते हैं। वैशेषिक दर्शन ने संस्कार भी तीन प्रकार के बताए हैं। अपन ने ऊपर भी देखा था, वेग, स्थिति, स्थापक और भावनात्मक। ये लगता है पूरा जो खतरनाक फिजिक्स पढ़ने वाले लोग थे, है ना। वेग का मतलब होता है यानी इम्पल्स, स्मूथ द्रव्यों में जो गति का प्रवाह होता है, जो मूवमेंट होती है, ठीक है, एक्सेलरेट करते हैं। स्थिति स्थापक होता है इलास्टिसिटी, द्रव्य के अवयव स्थानच्युत हो जाने पर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, एकदम इलास्टिसिटी। होता है ना कि अपन किसी रबर को खींचते हैं और जो छोड़ोगे तो फिर से उसी पोजीशन में चली जाएगी, तो ये इलास्टिसिटी। भावना जो होता है इंप्रेशन, यह आत्मा में रहता है, पूर्व अनुभूत विषयों का स्मरण या पहचान इसके द्वारा होती है। तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। स्पष्ट है वैसे दर्शन का संस्कार आयुर्वेद के संस्कार से भिन्न है, तो ये पूरा अलग ही है। ये फिजिक्स वाला है सबका मिश्रण। अभ्यास, किसी पदार्थ का निरंतर सेवन करते रहना, क्या कहलाएगा वो? अभ्यास कहलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये 10 हो गए परापरत्व वाले परादी गुण। इसके बाद अपन देख लेते हैं कर्म निरूपण, है ना। प्रमाण फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कर्म और विशेष, सामान्य विशेष, ये थोड़ा थोड़ा छोटी इजी इजी चीजें हैं। तो इसमें क्या है, संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नान्यत अपेक्षते। तो पहला चीज जो होता है कर्म के लिए कि जो कर्म हमेशा द्रव्याश्रित होता है, बिना द्रव्य के आप क्या कर्म कर लोगे, है ना। और निर्गुण होता है, गुण रहित होता है। और संयोग विभाग का निरपेक्ष कारण होता है, सापेक्ष कारण नहीं होता, निरपेक्ष, किसी भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो ऐसा करके ये रेफरेंस जरूर याद रखिएगा। ज्यादातर फर्स्ट चर सूत्र फर्स्ट में ही आते हैं, ये सब चीजें हैं। अध्यात्म और कर्म के भेद देखिए, एक आध्यात्मिक कर्म है और एक क्या है, लौकिक कर्म होता है। तो आध्यात्मिक कर्म के अंतर्गत जैसे आपने सदवृत्त आदि का अनुष्ठान किया, है ना। जैसे सदवृत्त का अनुष्ठान करना, सदवृत्त अनुष्ठान, है ना। भूखे को भोजन देना, गुरु जी की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, जो जो भी मतलब ऑल दैट, तो ये है। फिर लौकिक कर्म वैशेषिक दर्शन ने 5 बताए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 5 वही वैशेषिक दर्शन का मत है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ऊपर किसी चीज का मूव करना, नीचे किसी चीज का पास आना, किसी चीज का दूर जाना, और मूवमेंट, लोकोमोशन, है ना। तो ये हो जाएंगे 5 प्रकार के। फिर है सामान्य, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का, चलो सूत्र एक में ही आ जाता है। सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम, है ना। सामान्य में एकत्व कर्म ह्रास हेतु विशेषश्च, तो तोड़ तोड़ के इन्होंने लिखा हुआ है। सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम, और सामान्य में एकत्व कर्म, तो सभी भावों की वृद्धि का कारण सामान्य है, ये समानता है। सामान्य जो होता है वो एकत्व कारक होता है, यूनिफिकेशन करता है ना। और तुल्यार्था ही सामान्यम, तीसरा वर्जन आ गया। सामान्य से तुल्यार्थत्व का ग्रहण होता है, तुल्य अर्थ को बताने वाले को सामान्य कहते हैं। तुल्यार्थ होने से वृद्धि का कारण होता है। अब इसके भेद आप देख लीजिए, सब पढ़ा हुआ पहले आप लोगों का। द्रव्य गुण कर्म सामान्य होते हैं, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। मांस खाने से मांस बढ़ता है, ये कौन सा सामान्य है? द्रव्य सामान्य होता है। गुण सामान्य में दूध खाने से शुक्र की वृद्धि, चूंकि इनकी गुणों में समानता होती है, तो ये। और कर्म सामान्य जो होता है, आस्था नहीं, आस्यारूप, है ना। आस्यारूप से कफ की वृद्धि, यानी बैठे रहने से कफ बढ़ता है। आस्या सुखम स्वप्न सुखम, है ना। तो ये इन्होंने बताया, एक तो ये हो गया।
दूसरा डिवीजन भी लिख लो। दूसरा डिवीजन कारिकावली का है। तो कारिकावली ने बताया पर सामान्य, अपर सामान्य और परापर सामान्य। पर सामान्य, अपर सामान्य, परापर सामान्य। तो पर सामान्य का मतलब होता है सर्वाधिक व्यापकता, थोड़ा थोड़ा लिख लेना। सर्वाधिक व्यापकता। अपर का सामान्य का मतलब होता है सबसे कम व्यापकता। और परापर जो होता है दोनों के बीच में, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्यापकता के आधार पे। एक और आता है अंत्य सामान्य, मध्य सामान्य और एक देश सामान्य। अंत्य, मध्य और एक देश सामान्य। ठीक है ना। ये हो गया आपका एक। फिर विशेष का निरूपण देखिए, ह्रास हेतु विशेषस्य, ह्रास का कारण जो होता है विशेष कहलाता है। और विशेषस्तु पृथकत्वकृत, यानी पृथकता का बोध कराने वाला जो भाव है वो क्या है, विशेष कहलाएगा। और विशेषस्तु विपर्य, ये तीनों अपन ने पढ़ा था ना, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण, फिर उसी के इक्विवेलेंट आता है ह्रास हेतु विशेषस्य। ये द्रव्य सामान्य है। फिर मतलब जो सामान्य था ये, है ना, और ये द्रव्य विशेष कहलाए के अंतर्गत आएगा। और विशेषस्व पृथकत्वकृत और उधर जो सामान्य मिकत्व कर्म, ये किस में आ जाएगा। तो ये विशेषस्व पृथकत्वकृत मतलब ये गुण विशेष है। और विशेषस्व विपर्य जो आता है ये कर्म विशेष है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है ना। तो विशेष से विपरीत अर्थ ग्रहण करना यह ठीक सामान्य के विपरीत होता है। तो कभी भी द्रव्य गुण कर्म में जो अपन ने डेफिनेशन तीन पढ़ी है ना, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, और सामान्यम जो अपन ने पढ़ा तुल्यार्था ही सामान्यम, सॉरी सामान्यम एकत्व कर्म और तुल्यार्था ही सामान्यम, तो क्रम से द्रव्य गुण कर्म ऐसे सामान्य है। अब विशेष में देखिए द्रव्य गुण कर्म इसी तीनों का आएगा, है ना। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है ना। तो ह्रास हेतु विशेष यानी कि द्रव्य विशेष। जैसे मांस वृद्धि में रुक्ष औषधि का सेवन करते हैं, उधर पर मांस खाने से मांस बढ़ता था, ऐसे एग्जाम्पल आया था। गुण विशेष में जैसे अपोजिट के वाद वृद्धि में तेल का सेवन करना गुण विशेष का एग्जाम्पल। और कर्म विशेष में जो है वात वृद्धि में आश्चर्य सुख करना, वात बढ़ गया है तो आश्चर्य सुख करना, आराम से लेटे रहो, है ना। तो ये कर्म सामान्य। फिर इसके बाद है समवाय निरूपण। समवायु अपृथक भावो भूम्यादि नाम गुणे, भूमि आधार आदि आधार द्रव्यों के साथ गुरुवादी आधे गुणों का जो अपृथक भाव संबंध होता है उसे समवाय कहते हैं। इनसेपरेबल रिलेशन जिसको बोलते हैं, जिसको अलग ही नहीं किया जा सकता है। जैसे सूरज से गर्मी को आप नहीं दूर कर सकते हैं, पानी में जो शीतलता होती है आप उसको नेचुरली नहीं दूर कर सकते, है ना। तो नित्य संबंध को समवाय कहते हैं। ठीक है, जो एक इटर्नल और एक इनसेपरेबल रिलेशनशिप है, वो अलग ना रहने वाले पदार्थों का जो संबंध होता है उसे समवाय कहते हैं। तो ये रेफरेंस आप याद रखिएगा, चरक सूत्र फर्स्ट का ही है। और नित्य संबंध को समवाय जो है ये किसने बोला हुआ है, तर्क संग्रह ने। ठीक है ना।
फिर उदाहरण कुछ है अवयव और अवयवी का जो संबंध होता है, जैसे कागज और किताब। हम किताब देखते हैं तो बिना कागज की किताब कभी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, है ना। गुण और गुणी का, जैसे उष्णता और अग्नि का, अगर अग्नि है तो उष्णता उसमें आपको मिलेगी ही सही। क्रिया और द्रव्य का, जैसे गति और वायु का, है ना। गति, वायु बिना गति के संभव ही नहीं है कि वायु का अस्तित्व है ना। जाति और व्यक्ति का, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व का होना, ठीक है ना। तो जिसके अंदर मनुष्यत्व तो नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो काय का मनुष्य। हम्म। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब अपन क्या मंडे चूंकि टेस्ट तो रहेगा नहीं, मंडे को अपन प्रमाण पढ़ेंगे। मंडे को 5:30 बजे से लेंगे, तो अपन कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रमाण का हो जाए। 1-1.5 क्लासेस प्रमाण जाएंगी, 2-2.5 दिन का है, ये खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन क्या चालू करें? हम्म, अपन चरक वाला करवाएं कि कर लोगे तुम लोग? चरक सूत्र के 30 चैप्टर तो जरूरी कर लेना, है ना। और चिकित्सा की कुछ चीजें जो आपके उसमें नहीं है, जैसे सोच टाइप के जो चैप्टर है कुछ, काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थ अतिसार ग्रहणी, यहाँ क्वेश्चन बहुत फोकस मतलब पूछे जाते हैं। कुछ और चीजें हैं जैसे कि आवरण वगैरह, इतना उसमें नहीं है, तो आपको वहां से पढ़ना चाहिए एक बार, है ना। तो इनको देख लेना। और रैंडम वाला टेस्ट होगा, सभी लोग दिया करो। दिलीप तो गायब हो जाता है, फिर बोलेगा हमारा काम ही नहीं करता है। क्यों? दिया दिया तो था सर। कितने नंबर आए? नंबर से क्या सर, नंबर नंबर तो ठीक ठाक आते रहते हैं। टेस्ट देना चाहिए नहीं, लेकिन मुझे सामने ऐसा से। लगा कि तू दे नहीं पाया टेस्ट। नहीं नहीं, मैंने दिया तो सर, दिया था पिछली बार। अच्छा अच्छा। पिछली एक पिछले महेंद्र वाला गायब हो सबमिट नहीं जाता हुआ है, था। महेंद्र ने दिया था हाँ। सबमिट का, सबमिशन का भी कोई दिक्कत आ जाती है, या हो सकता है मुझे नेटवर्क का इशू हो, कुछ तो रहता होगा। और कल वाला जो टेस्ट था वो मेरे से गलती से उड़ गया, उसमें अब तुम लोगों को मिलेगा नहीं, है ना। तो क्या हुआ कि कुछ लोग बोले नहीं सर मैं दोबारा देना चाहता हूँ, तो हमने उसको रिशेड्यूल किया। फिर बोले नहीं नहीं पेपर आउट हो गया तो अब नहीं देंगे, तो मैंने उसको डिलीट किया, तो पहले पता चला कि पीछे वाला भी उड़ गया वो। और आर्काइव वगैरह में रहता नहीं उसका कि सिक्योर रहे कहीं कुछ। चलो, कोई नहीं। बीच बीच में इस तरह से रैंडम टेस्ट होंगे, उनका जो सिलेबस होगा तो तुम लोगों को मंडे को बता दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया करो, तब तो टेस्ट देने में कुछ मतलब है ना। और मेघा तुम लोग कहाँ हो? सर रीवा में ही अभी तो। श्वेता कहाँ गई? श्वेता गायब रहती है। पढ़ने लिखने में मन नहीं कर रहा है क्या तुम लोग? नहीं सर ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई करो, आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत है। सर संहिता वाला पोर्शन कब से करेंगे? मेहता करवाएंगे तुम लोगों को, मैं इसलिए भी जल्दबाजी में नहीं हूं ना कि तो भाई तुम लोगों का तो अभी इतना वो है नहीं, है ना। हाँ सर। अभी क्या है कि पीएससी वालों का जो चल रहा है तो उसको हम देख रहे हैं कि इसके साथ में जितना हो जाए। संहिता वाला यस मेरा सर। खुद का इंटरेस्ट है, उसको अपन बिल्कुल पूरा करेंगे, है ना। यस सर। तो उसमें तुम लोग टेंशन मत लो। इन लोगों का जैसे सूत्र स्थान जरूर था कि एक बार जल्दी जल्दी अपन करवा देते, अगर ये लोग नहीं यस सर। करवाए तो तुम्हारा यस सर। जल्दी वाला काम नहीं चलेगा, मतलब उसमें फिर आराम से ही चलेगा, है ना। जी सर। उस पर तुम लोग टेंशन मत लो, सब्जेक्ट वाले जरूर जल्दी जल्दी हो जाए तुम लोगों के, वो हाँ सर। चलेगा, ठीक है। और पीएससी वालों देखो तुम लोग बहुत उसमें ना रहे, जो लोग है ना पीएससी में लोग अफवाहें उड़ाते रहते हैं कि एग्जाम की डेट पड़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है ना। कुछ ऐसे एलिमेंट जरूर सक्रिय हो जाते हैं इस समय, तो अपने को फोकस बना के रखना है। और जितना भी समय मिल रहा है अपना कोशिश करें, समय निकालें अपने लिए, अच्छा परफॉर्म करने का है।
और अभी जो जो मान लो 1-2 हफ्ते का जो विंडो मिल गया है, तो वो सब्जेक्ट अच्छे से कर लो जो थोड़ा सा अपन ध्यान नहीं दे पाए, है ना। जो अपने वीक पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा सा भी लोग इम्प्रूव कर लो, क्यों माझी? हाँ सर, मैं तो कर रहा हूँ सर। बिल्कुल करो। हमको तो लगता है तुम लोगों का पीजी पीजी वाली तो पहले होगी एग्जाम पीएससी के बाद। हाँ सर, पीजी वाला पहले होगा, पीजी का फॉर्म भर दिया आज। पीजी का हो गया तो हमको तो लगता है या तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे पीछे हो, आगे पीछे हो तो ज्यादा सही है। हाँ सर। तो ठीक है, तो लगे रहो अपन। अब कल टेस्ट ही होगा, परसों क्लास रहेगी, मंडे का तो अभी ले नहीं पा रहे अपन तो टेस्ट, तो अपन मंडे को क्लास रहेगी और रैंडम बीच में होगा एक टेस्ट। और उसका जो आने वाला होगा मैं थोड़ा सा बता दूंगा क्या क्या है चीजें, तो उसको एक बार देखने में चलो। ठीक है, चलो मैं थोड़ा देखता हूँ 15 अगस्त में क्या चल रहा है।